नमस्कार। मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की बात और चुनावों की बात के साथ साथ चुनाव को टालने की बात। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल एक मामले में जो सिंगल बेंच है उसने एक फैसला दिया। उस फैसले के साथ साथ उसने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में चुनावों को कोरोना की जो आने वाली ओमिक्रॉन का जो खतरा है उसको देखते हुए उसको कुछ समय के लिए टाल दें और चुनाव की जो रैलियां हैं कम से कम रैलियां उस तरह से न की जाए, जमावड़ा उस तरह से न किया जाए। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में एक आज जनहित याचिका दाखिल हुई, जिस जनहित याचिका में ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की परिस्थितियां हैं और 5 राज्यों में जो ओमिक्रॉन का खतरा है उसको देखते हुए चुनाव में जो भीड़ के रैलियां करने पर प्रतिबंध कर लगा दिया जाए, चुनाव में जमावड़े और इस तरह के जो बड़ी सभाएं हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसमें हालांकि सीधे सीधे चुनाव टालने की मांग तो नहीं की गई है, लेकिन चुनावों को चुनाव में भीड़ न हो और चुनाव में कोरोना के जो प्रतिबंध हैं उनका अनुपालन किया जाए, इस तरह की बात इसमें कही गई है। इसके साथ साथ आज चुनाव आयोग ने भी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो मंशा थी, केंद्र सरकार का भी संभवतः इस बारे में कोई पक्ष रहा होगा और चुनाव आयोग ने आज इस बारे में बैठक करी और बैठक के बाद जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, उन्होंने कहा कि इस बारे में चुनाव टालने या चुनाव कैसे कराए जाएं इसके बारे में अगले हफ्ते 28 दिसंबर के बाद जो उत्तर प्रदेश का उनका 3 दिन का दौरा है उसमें वो स्थितियों का आकलन करेंगे और उसके बाद इस बारे में किसी तरह का निर्देश या किसी तरह का अगर कोई अलग घोषणा करनी होगी तो उसकी बात कही जाएगी। फिलहाल जो कोरोना के प्रतिबंध हैं उनके हिसाब से चुनाव आयोग चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बीच इस मामले को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी अपनी तरह से इस मामले पर टिप्पणियां करनी शुरू की हैं। समाजवादी पार्टी के समर्थकों का कहना है कि क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार उनको अपनी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही, इसलिए वो इस चुनाव को किसी तरह से टलवाना चाहते हैं और इसके लिए इस तरह की जो कोशिश है, ये रणनीति के तहत इस तरह की कोशिश की जा रही है, इस तरह की बात। हालांकि बीजेपी का कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार है और उनकी तरफ से कोरोना के प्रतिबंध अपनी जगह हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कल से नाइट कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में उसकी घोषणा की है कि नाइट कर्फ्यू लागू होगा, शादियों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे, इस तरह के कुछ प्रतिबंधों की घोषणा की है। तो इन तमाम परिस्थितियों में क्या होने वाला है, क्या ये राजनीतिक वजहों से चुनाव टालने की बात है या जैसा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जान है तो जहान है इसलिए टाल दी जाए, इस तरह की बात है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आपकी बात में वरिष्ठ पत्रकार हुसैन अफसर साहब और वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला, साथ में पूर्व आईएएस अधिकारी और उत्तर प्रदेश में जो आईएएस कैडर है उसके बीच में भ्रष्टाचार और बेईमानी के खिलाफ मुहिम चलाने वाले वीएस पांडे साहब और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के भूतपूर्व सलाहकार और पूर्व न्यायाधीश सीबी पांडे साहब। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। बातचीत की शुरुआत मैं सबसे पहले हुसैन अफसर साहब आपसे करना चाहता हूं। ये जिस तरह से ये 2 दिन से अचानक से ये जो चीजें सामने आई है, आप किस रूप में इन तमाम पूरे घटनाक्रम को किस रूप में देख रहे हैं? शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मसला ये है कि इस वक्त सरकारों के आगे भी और समाज के आगे भी एक मसला ये पैदा हो गया है कि आगे खाई और पीछे कुआं। यानी अगर हम प्रोटोकॉल नहीं लाते हैं, कोविड के प्रोटोकॉल पर अमल नहीं करते हैं तो एक बड़ी मुसीबत आ सकती है। ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन चूंकि सरकारों का यह हाल होता है कि वो कुछ ऐसी हरकतें करती हैं कि जैसे दाग का देहलवी का एक शेर है कि खूब पर्दा है कि चिलबन से लगे बैठे हैं, साफ छिपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। क्योंकि ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं और जिसमें ये सरकारों को अब जो कि बीजेपी का इस वक्त रोल है और वो ये समझ रही है कि कहीं कमियां हैं
तो कहीं ना कहीं से कोई ऐसा बहाना तलाश लिया जाए कि जिससे इलेक्शन बढ़ जाए। हमारे पास कोई ऐसी चीज, ऐसा सबूत, ऐसी दस्तावेज नहीं है कि जिससे हम ये कह सकें कि बीजेपी के दिल में ये बात है या उन्होंने कहीं पर जाहिर जी की है, सिवाय ये कि जो जी एक हाईकोर्ट में उन्होंने जो जस्टिस हैं उन्होंने ये एक आग्रह किया है प्रधानमंत्री से और इलेक्शन कमीशन से, और उसके ऊपर जो टीका टिप्पणियां सियासी पार्टियों की आ रही हैं, तो जाहिर है कि उनका अपना हक है वो उनका कहने का। लेकिन ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं। यूरोप में तो बहुत बुरा हाल शुरू हो गया है, और हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में भी कोविड और ओमिक्रॉन के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो मामला संजीदा तो बहुत है, संगीन है, और अगर इसको वो जी किया गया, लेकिन इसके पीछे सरकारों का मंशा या पॉलिटिकल पार्टीज का मंशा क्या है वो भी पढ़ने और समझने की जरूरत है। अभी कोई साफ बिल्कुल बात सामने नहीं आई है कि जिससे ये कहा जा सके कि ये होगा या वो होगा, क्योंकि जैसा आपने अभी फरमाया कि एक इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि हम 28 के बाद में जब यूपी का दौरा करके वापस जाएंगे तो इस पर गौर करेंगे। लेकिन एक बात ये सही है कि कुछ बातें कोई शुबे में शामिल हो जाती हैं, और ये है कि पीएमओ में 4-5 दिन पहले क्यों बुलाया गया था, उनका क्या काम था इलेक्शन कमीशन का और प्राइम मिनिस्टर का, नंबर एक। दूसरी चीज ये कि जस्टिस साहब या साहिबा ने, मैडम है नहीं, यादव साहब हैं। जस्टिस साहब ने ये आग्रह इलेक्शन कमीशन से तो करना चाहिए था उनको, लेकिन किस उन्हीं ने तौर से प्रधानमंत्री से किया, ये मेरी समझ में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो एक खुद ही एक पार्टी है उसमें, तो उनसे बिल्कुल ये आग्रह करने की क्या जरूरत थी। अब मुझे ये लगता है कि अगर केसेस और बढ़े, जो मेरी जाती राय है, हर एक की एक जाती राय हो सकती है, तो उसमें चलने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। इस वजह से कि इलेक्शन कमीशन ने अभी ये कह भी दिया है कि हम एक हफ्ते के बाद में इस पर जी पूरी तरह से गौर करेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि सरकारी मशीनरियां किस तरह से काम जी करती हैं, कितने दबाव में आती हैं, किसके को खुश करती हैं और किसको नाखुश करती हैं, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सवाल बहुत सारे हैं, और एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कल जो बात कही गई, वो क्योंकि मामला एक अभियुक्त की जमानत का मामला था, और उस मामले के साथ इस प्रसंग को जोड़ देना और इस तरह की बात करना कि टाल देनी चाहिए, या रैलियों पर आग्रह इस बात का कि रैलियां नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरह से जो चुनाव के जो प्रचार के तरीकों को अपनाया जाना चाहिए, और साथ में ये कहना है कि जान है तो जहान है। सीबी पांडे साहब, एक पूर्व न्यायाधीश होने के नाते आप किस तरह से देखते हैं इस मामले को, कि क्या ये एक तरह से आउट ऑफ वे जाकर टिप्पणी करने की बात नहीं है, क्योंकि मामला चुनाव की प्रक्रिया को लेकर किसी तरह का मामला नहीं था, एक अभियुक्त की जमानत का मामला था, उस पर इस तरह की टिप्पणी, आपको क्या लगता है इसके बारे अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, और जिसमें उस में? बात को में ये बात को सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है कि ठीक है, जी आप वो प्रक्रिया का अंग है, आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, लेकिन चाहिए जी ये जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट को खास करके, उनको अनावश्यक प्रक्रिया से बचना है, क्योंकि मेन काम उनका ये है कि उनको न्याय देने का मेन काम है, और जो मामला उनके सामने है उसमें वो उससे कोई संबंधित बातें हैं तो उसकी टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक मामला जो उससे मतलब नहीं रखता है उस पर टिप्पणी नहीं करता। तो ये जी सुप्रीम कोर्ट ने, हो सकता है कि अभी वो जो फैसला अभी हाल का ही फैसला है, तो इसका अभी हाई कोर्ट के जजेस के पास वो उसकी कॉपियां नहीं पहुंची होंगी, और अभी उन्होंने नहीं समझ पाएगा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है। लेकिन रोका नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसको रोक रहे हैं, लेकिन आपको बचना चाहिए, क्योंकि जी देखिए हाई कोर्ट लेवल पे और सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल पे कोई रोकने की जरूरत नहीं है, उनको स्व विवेक से ही वो एक निर्देश मिलना चाहिए, और उस हिसाब से काम करते हैं। और इस मामले में वो जी बेल का मामला था, उसमें इतनी बड़ी टिप्पणी करना कोई औचित्य नहीं है उसके लिए, तो वो तो अलग एक जी बात है। और जैसा आपको एक जी मौका मिला, उन्होंने अपना विचार व्यक्त कर दिया, क्योंकि जैसा लोग अखबार में जा नहीं पाते हैं, तो मौका यही है कि अपने फैसले में ही कुछ अखबार वाला जो उनकी इच्छा है वो उसकी पूर्ति कर ले। लेकिन देखिए, ये जी जो महत्वपूर्ण बात ये है कि ये कोरोना तो, ये जो लोग कह रहे हैं
पॉलिटिकल लेवल पे या सरकार लेवल पे जो हो रही है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसपे IIT के बहुत सारे रिसर्चर ने कहा है कि कोरोना का वेव बढ़ेगा, इसमें आपको डाउट नहीं है, क्योंकि जिस तरह से देखिए उत्तर इंडिया में 1-2 केसेज आए और धीरे धीरे रोज बढ़ते ही जा रहा है, और करीब करीब सभी प्रदेशों में पहुंचा है, तो ये बढ़ेगा। तो ये बढ़ने में अगर आप चुनाव करवाते हैं तो निश्चित रूप से उसको आप और ये भी अभी नहीं मालूम है कि कौन सा रूप लेगा, कितना डिडली है। जब वो बढ़ेगा तो वो अपना रंग दिखाएगा। अभी तो बढ़ के हो रहा है तो शायद तो बच जा रहे हैं, लेकिन अब बहुत बढ़ेगा तो क्या रूप दिखाएगा और हम कितना उसके लिए तैयार हैं। आप जानते हैं जो इंतजाम कागजों में सरकार ने घोषणा कर रखा है, उसका 1/10वां भी अगर उसका फायदा जनता को मिल जाएगा तो बहुत बड़ी बात होती है। ये लोग बड़ी घोषणाएं बड़ी करते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि सरकार जिस तरह चल रही है, सारी सरकार तो चुनाव के रैलियों में व्यस्त है। तो आप ही कहते हैं कि ये सरकार इस समय बैठ के कोरोना के मरीजों को एक तरफ रैली चलेगी और बड़े बड़े VIP आएंगे, हेलीकॉप्टर उतरेंगे, नेताओं का VIP ड्यूटी लगेगा, वहां इलेक्शन कमीशन अपने सब अधिकारियों को इनसे सारा रिक्वेशन कर लेगा, सारे कर्मचारियों को रिक्वेशन कर लेगा। तो ये कोरोना से लड़ेगा कौन? अगर ये आ गया तो लड़ेगा कौन? तो ये तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल चुनाव फरवरी में चुनाव नहीं करना चाहिए। मार्च में कोई डेट ना, तब तक हो सकता है कि ये आशा की जा रही है कि फरवरी में आके निकल जाएगा और चुनाव की डेट मार्च में। अब बाकी तो देखिए राजनीति हमेशा होगी। अभी जो हटेगा तो दूसरी पार्टी कहेंगे कि राजनीति के अपना फायदा हार रहे हैं, हम अगर इसमें नहीं होता तो जीत जाते। जैसे हम लोग इम्तिहान में देते थे कि अगर ये सवाल नहीं आता तो मैं पास हो जाता, फर्स्ट डिवीजन आ जाता, ये सवाल आ गया तो सेकंड डिवीजन आ गया। ये सब चलता रहेगा, उसकी कोई महत्व नहीं है। लेकिन मेरी राय है कि मार्च दोनों बात पर जज साहब को इस तरह का अनावश्यक रूप से टिप्पणी नहीं करना है। सरकार का काम है, सरकार करे, उसके फीलिंग्स भी सरकार के पास है, सक्सेस भी सरकार को मिलेगा। लेकिन फरवरी में मैं नहीं समझता कि इसको देख लेना बेहतर होगा, क्योंकि इस सरकार के कर्मचारियों को बिल्कुल भरोसा नहीं। जी बिल्कुल। जो बात एक तरफ भरोसे की है, दूसरी तरफ इतने बड़े राज्य में चुनाव का प्रबंधन अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी समस्या है। एक तरह का समझिए कि पूरे राज्य में कुंभ जैसा आयोजन है। और हमने देखा उत्तर प्रदेश में जब पंचायत के चुनाव हुए, उस चुनाव में कोरोना के बावजूद चुनाव कराए गए, तमाम तरह के प्रतिबंधों की भी बात कही गई, लेकिन प्रतिबंध कितने जमीन पर लागू हुए, कितने उनका असर हुआ, वो हमने देखा। और किस तरह से जो पंचायत चुनाव में पंचायत चुनाव में जिन कर्मियों की ड्यूटियां लगी थी, उनमें उनकी संख्या कितनी ज्यादा थी मरने वालों में कोरोना की वजह से, ये भी हमने देखा। जो ग्रामीण इलाकों में उसका प्रभाव हुआ, उसकी संख्या का तो कहीं आंकड़ा शायद आया भी नहीं और आ भी नहीं पाएगा। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी में लगे थे, उनके बारे में उनकी जो मौतों की संख्या है वो अपने आप में चौंकाने वाली थी, वो अपने आप में दिल दुखाने वाली थी। तो ऐसे में सीबी पांडे साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आप क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, आपने चुनाव के प्रबंधन की व्यवस्थाओं को भी देखा है। ये जो परिस्थितियां हैं और आने वाले दिनों में आशंकाएं जैसी हैं, कोरोना की परिस्थितियां और जटिल होंगी और प्रसार उसका होगा उत्तर प्रदेश में ही। हालांकि ओमिक्रॉन के ज्यादा अभी केस नहीं आए हैं, लेकिन जो सामान्य कोरोना का जो केस हैं उनकी संख्या फिर से बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, कितना मुश्किल होगा अगर चुनाव फरवरी में कराए जाते हैं, उनका प्रबंध करना कितना मुश्किल होगा, लोगों की जान बचाने का कार्यक्रम साथ में रखते हुए? देखिए गोविंद जी, इस प्रकरण में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें 2-3 बिंदु हैं। सबसे पहला ये कि सुप्रीम हाई कोर्ट के जो जज ने जो टिप्पणी की उसके बारे में तो बिल्कुल सही ये है, कहा जा रहा है कि भाई उनको ऐसा करने का कोई मतलब नहीं था और उन्हें इस तरह का एक बेल की एप्लीकेशन सुनते हुए इस तरह का आदेश नहीं देना चाहिए था। देखिए गोविंद जी, ये प्रश्न नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, ये बड़ी जो ऑब्वियस सी चीज है, जो असामान्य सी बात आपको लगती है, तो हाई कोर्ट के जज साहब को समझना चाहिए था कि वो एक बेल एप्लीकेशन में प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए और जजों को इससे बचना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पांडे जी ने भी कहा कि अब अखबारों में नाम छुपाने के लिए तरह तरह के जो आदेश पारित होते हैं जिससे पब्लिसिटी मिलती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पूरे देश के लिए।
खैर, इसके बियॉन्ड जो प्रश्न है कि क्या चुनाव कराया जाना चाहिए इस समय के नहीं, और क्या चुनाव को टालना चाहिए। देखिए गोविंद जी, जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में हो रहे हैं, जरा इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक से समझ लें। एक है गोवा, दूसरा मणिपुर, तीसरा है उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश। देखिए इन 5 राज्यों जो विधानसभाओं का जो कार्यकाल है वो डिफरेंट तिथियों को समाप्त हो रहा है। गोवा का समाप्त हो रहा है 15 मार्च को, वहां का हो रहा है 17 मार्च को, 23 मार्च को समाप्त हो रहा है उत्तराखंड का, 27 मार्च को समाप्त हो रहा है पंजाब का, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है 14 मई को। इसलिए जहां तक उत्तर का प्रश्न है, 14 मई से पहले चुनाव परिणाम आने चाहिए, इसलिए फरवरी में कराने की कोई जरूरत नहीं है, मार्च में कराने की कोई जरूरत नहीं है, आप अप्रैल में कराएं। लेकिन दिक्कत यह है कि कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि 4 राज्यों के चुनाव हो जाएं, उसके परिणाम आ जाएं, फिर 5वें राज्य का चुनाव हो। इस दृष्टि से इन चारों राज्यों के बारे में क्या किया जाए, ये प्रश्न है। दूसरी स्थिति है कि अगर आप जो हमारे जो लोग इस कोरोना के बारे में प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, जो मैथमेटिकल मॉडल जो तैयार किया गया है, वो सब प्रिडिक्ट कर रहा है कि जनवरी फरवरी में ये ओमिक्रॉन का जो इन्फेक्शन है वो पीक पर जाएगा, और ये पीक 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के आसपास हो सकता है। ये बात सही है कि अब तक की जो एनालिसिस यही कह रही है कि ओमिक्रॉन ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन यूरोप की स्थिति देखते हुए, यूके की स्थिति देखते हुए हम लोगों को लेसन लेना चाहिए कि भाई इन पर अभी हमको ये नहीं कह देना चाहिए कि ये कुछ नहीं है, ये बड़ा हल्का है और हम लोग कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि चुनाव स्थिति को हम लोग जनवरी फरवरी में न लाएं। ये हमारे देश की जनता के हित में है, हमारे प्रदेश की जनता के हित में है। इसको ध्यान में रखते हुए अगर ये जो 4 राज्य, 5वें राज्य की तो कोई दिक्कत नहीं, उत्तर प्रदेश की कोई दिक्कत नहीं है, कानूनी तौर पर इनका चुनाव आप मार्च एंड से अप्रैल तक कराइए, या अप्रैल से शुरू करके मई के मिडिल तक ले जाइए, ये कानूनन ये संभव है। तो यहाँ चुनाव डालने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। बचे 4 राज्य छोटे राज्य हैं, अगर इनके चुनावों को आप टाल देते हैं 2 महीने के लिए, या उनका आप एक्सटेंशन कर देते हैं विधानसभाओं का, जो पार्लियामेंट के पास इसकी पावर है, कर सकते हैं, तो ये स्थिति ये बच जाएगी कि एक वार्निंग होते हुए भी चुनाव के लालच कर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया, ये नहीं होगा। आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा कि चुनाव प्रबंधन में ये जो उसके चलते ये क्या होगा। तो गोविंद जी बड़ा साफ समझ लें, चुनाव में कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं बचता जो चुनाव कार्य में न लग जाता हो, सिवाय डॉक्टर कुछ छूट जाते हैं तो बात दूसरी है, सबकी ड्यूटी लग जाती है, क्योंकि इतने लोग की जरूरत पड़ती है उसमें। तो ये विश्वास मानिए कि अगर ये ओमिक्रॉन आता है और आप चुनाव कराते हैं तो ओमिक्रॉन संभालने वाला कोई मिलेगा नहीं, और इसकी जो स्थिति पैदा होगी वो देश के लिए, प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगी। इसलिए मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि ये 2 महीने को इन चारों राज्यों का चुनाव हटाकर, टालकर इसको मार्च के एंड में या अप्रैल में ले जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बारे में कोई दिक्कत है ही नहीं, कानूनी कोई अड़चन है नहीं, और सारी जो फोकस है उत्तर प्रदेश के कारण है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव टालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि वो तो अप्रैल के एंड में आप करिए, और मई में 14 मई तक आपकी विधानसभा का कार्य क्षेत्र है। इसलिए मेरे विचार से ये निर्णय होगा इसको जो है चारों राज्यों का टाल दिया जाए 2 महीने, और अप्रैल में जाकर इसका चुनाव कराया जाए, जिससे ये ओमिक्रॉन से हम बच जाएंगे और कोई अव्यवस्था नहीं होगी। बिल्कुल। विजय शंकर पांडे साहब ने जो बातें कही हैं उसमें एक महत्वपूर्ण सुझाव भी है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का क्योंकि कार्यकाल थोड़ा लंबे समय तक है, तो इस वजह से उत्तर प्रदेश के चुनाव को टाला जा सकता है। ब्रिजेश शुक्ला जी, आप इस सुझाव से कितना सहमत हैं, और व्यवहारिक तौर पर आपको क्या इसकी कोई संभावना दिखाई देती? देखिए गोविंद जी, ये सुझाव ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मई में तक चुनाव हो जाना चाहिए संवैधानिक, वरना संवैधानिक संकट पैदा होगा 4 राज्यों के लिए। इसके लिए एक बाकायदे लोकसभा में, संसद में जाना पड़ेगा। स्थितियां हैं, 2 स्थितियों में चुनाव स्थगित हो सकता है, या तो बाहरी संकट हो या आंतरिक संकट हो। आंतरिक संकट हो जी। मुझे नहीं लगता है कि पहली बात तो स्थिति का आकलन करना चाहिए, स्थितियों पर पूरा गौर करना चाहिए। दूसरी चीज, जो हम ये लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये टालना चाहते हैं, जब चुनाव, आप याद करिए जब पंचायत के चुनाव हो रहे थे तब जबरन चुनाव करवाए जा रहे थे, और बाकायदे हाई कोर्ट ने कह दिया नहीं साहब चुनाव होंगे, समय से होंगे चुनाव। अब आप कह रहे हैं कि चुनाव
के लिए स्थितियां ठीक नहीं है। हाँ, इस चीज जी। पे विचार करना चाहिए। आप कि चुनाव आयोग पर छोड़ दें, चुनाव आयोग को आप निर्देश दे सकते हैं कि स्थितियों का आकलन करें। दूसरी बात, ये जो होड़ लगी है रैलियों में भीड़ जुटाने की, ये जी। आप मैं तो इसका आप अंदर से पता करेंगे तो पता चला कि रैली और कहीं होने वाली है, 200-200 किलोमीटर से लोग बुलाए जा रहे हैं। तो जी, इससे जी, क्या जी। हो रहा है, उससे स्थितियां बिगड़ेंगी। रैलियों पर एक तरह होना चाहिए और उसके बाद चुनाव की स्थितियों का आकलन किया जाना चाहिए। साहब, कोई चुनाव टालना चाहता है, आप कैसे जान गए चुनाव कोई टालना चाहता है? नहीं, अपनी अपनी तैयारियां हैं लोगों की। वो समझते हैं कि साहब अभी चुनाव हो जाए, कोई समझता है कि अभी चुनाव ना हो। तो ये उनका आकलन है, कायदे इस पर आकलन करते रहे। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, उसको देखना होगा कि क्या स्थितियां हैं क्या नहीं है। और ये चुनाव ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएंगे, खुद मालूम होने लगेगा जनवरी के अंत तक क्या स्थितियां क्या नहीं है। और फिर जब उत्तर प्रदेश में मई में होना है, सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश है, उसमें सारे राज्य जी। समाहित हो जाए, इतना बड़ा है, तो उस पर गौर किया जाना चाहिए और उसके बाद ये तय होना चाहिए। हाँ, अभी बिल्कुल। कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है गोविंद जी, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि तत्काल निर्णय हो, इसके आकलन करते रहे और रैलियों पर जरूर उस पर रोक रोक होनी चाहिए। ये रैलियां जिस ढंग से की जा रही हैं और यात्राएं चल रही हैं और दौरे चल रहे हैं, उसमें जो भीड़ इकट्ठा की जा रही, उस पर एक नियंत्रण होना चाहिए। बिल्कुल। भीड़ और रैलियों पर नियंत्रण होना चाहिए। हमने देखा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनकी पत्नी और उनकी बेटी के कोरोना संक्रमित होने की बात सामने आई। उसके बाद अखिलेश यादव ने अपने को 3 दिन के लिए आइसोलेशन में एक तरह से रख लिया। वो रैलियों में शामिल होना उन्होंने छोड़ दिया। और जो जैसा ब्रजेश जी ने कहा है कि लंबे दूर दूर से लोगों को बुलाया जा रहा है। पंचायत चुनाव में कम से कम एक छोटे इलाके में ही एक गांव या एक गांव के समूह के बीच में आप लोगों के बीच प्रचार करते थे। इसमें अगर बहुत दूर दूर से आप लोगों को बुला रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र अपने आप में बहुत बड़ा होता है, अगर विधानसभा क्षेत्र के ही अलग अलग इलाके से लोगों को जमा करके रैलियां की जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो कोरोना का जो एक संभावित आशंका है उस संकट की, उसको बढ़ा भी सकता है। और जो हाईकोर्ट ने कहा कि जान है तो जहान है, कम से कम इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। हुसैन अफसर साहब, जो बात यहाँ पे आई थी, पिछले बार भी हमने देखा था कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव साथ साथ हुए थे, लेकिन उत्तराखंड के चुनाव नतीजों को उत्तर प्रदेश के चुनाव पूरे होने तक उनको रोका गया था और नतीजों की जो घोषणा थी वो चुनाव की प्रक्रिया, मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो शुरू हुई थी। क्या आपको लगता है इस बार भी कोई इस तरह का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है? अब इस चीज का दारोमदार तो इलेक्शन कमीशन के जो दौरा है, डेलीगेशन आ रहेगा, उसका फिर सर्वेक्षण और उसको वो देख के समझ के जाकर पूछ कर देख कर मिलकर वो करेंगे। क्या करेंगे ये नहीं जी। मालूम अभी तक। लेकिन ये बात सही है जैसा ब्रजेश साहब ने भी फरमाया कि ये जो है रैलीज जो है, देखिए सबसे खतरनाक मामला रैलीज का है, जिसमें सोशल जी। डिस्टेंसिंग का जी। बिल्कुल ख्याल नहीं रखा कोई गया है, चाहे पालन किसी नहीं। भी पार्टी की रैली बिल्कुल। हो। और सारी बिल्कुल। जो बिल्कुल। ये पूरा मरज जो है ये छूत वाला मरज है। यानी अगर जरा सा बिल्कुल। आपको कोई चीज आपने छू ली या आपकी सांस उन तक पहुंच गई, आपका कोई भी कांटेक्ट में आप आ गए, तो सबसे बड़ी चीज अब इस जमाने में ऑनलाइन बहुत सी चीजें हो गई हैं। ठीक है, गांव अभी उससे बहुत नहीं वो हुए हैं, आरास्ता हुए हैं, लेकिन ये कि काफी कवर कर लेता है ऑनलाइन चीजें भी। अच्छा, ना ऑनलाइन करे, कम से कम एक दिन या 4 दिन या 4 चरणों में, अगर 5 चरणों में इलेक्शन होना है तो वो किया जा सकते हैं। लेकिन रैलीज के ऊपर सबसे पहले पाबंदी हो। लेकिन एक बार पांडे जी का ये भी जैसा कहना है कि बिल्कुल मुनासिब है कि लोग मिलेंगे नहीं। अगर खुदा ना खास्ता ये पेंडेमिक फैल गई तो ना डॉक्टर मिलेंगे, ना जो लोग गए हैं बूथ्स के ऊपर लद लदा कर दूर से उनको हम लोग रिलीफ पहुंचा पाएंगे। और एक अजीब सा माहौल लगा। पॉलिटिशियन ज्यादा सीरियस नहीं होते इन चीजों में, आम आदमियों को ही परेशानी होती है, और वो नहीं होते, वो कहीं पर इलाज करा लेंगे, वीआईपी हैं। लेकिन आम लोगों के लिए ये बात सही सजेशन है ये कि इलेक्शन को, खास करके यूपी के इलेक्शन को
गौर से वो किया जाए, असेस किया जाए हालात को, और सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे इलेक्शन कमीशन से मिलें, अपनी बात भी कहें, उनकी बात भी कहें। ये इसमें मीडिया में आके बयान देने और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। संगीन मामला कुछ है, करने इसको की, देखना चाहिए। मामला गंभीर है, करने की जरूरत है, बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। लेकिन सीबी पांडे साहब, जैसे अभी हुसैन अफसर साहब ने कहा कि जो पॉलिटिशियन हैं वो गंभीर नहीं होते, हमने अब अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें, लखनऊ की बात करें, लखनऊ में धारा 144 लगी है, लेकिन कल लखनऊ में ही 50,000 बच्चों को मुख्यमंत्री लैपटॉप और वो एक स्टेडियम में उनको बांटने जा रहे हैं। तो धारा 144 के बावजूद 50,000 बच्चों को एक जगह जमा करना, ये दिखाता है कि हमारे राजनेता वस्तु स्थिति के प्रति कितने गंभीर है, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कितने गंभीर है, और चुनाव की जो उनकी अपनी रणनीति है उसके प्रति वो कितने गंभीर हैं, या उसके लिए वो कितने जागरूक हैं। आपको क्या लगता है, जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में एक तरफ चुनाव आयोग है, दूसरी तरफ राजनीतिक दल है, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक दल वाकई में गंभीर होंगे, कि लोगों की जान ज्यादा कीमती है चुनाव में, उनकी जीत हार से ज्यादा, आपको लगता है? नहीं, उनके तो पहली प्रायोरिटी है कि हमारी जीत हार वाला प्रायोरिटी है। क्या कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, इसे वो जो जान है तो जहान है, इसे कोई मतलब नहीं है। उनका है कि चुनाव है तो जीत जीत है, यही सबसे बड़ी उनका लक्ष्य। तो चुनाव है तो जीत है, समझ लीजिए। तो ये उनके उसी लक्ष्य को चलते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर ले, इलेक्शन कमीशन किसी चीज को इन्फोर्स नहीं करा। और बंगाल में जैसे आपने देखा, बड़ा लंबा गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया और सारे के सारे उसके गाइडलाइन फॉलो हुए, किसी ने नहीं परवाह की इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा। तो इलेक्शन कमीशन का भी कहना है, इलेक्शन कमीशन तो जाके सुप्रीम कोर्ट में ही अभी कहा, एफिडेविट दे के कहा कि साहब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई अलग से एजेंसी तो ही नहीं, कोई स्टेट की एजेंसी है, वही हमको मिलती है, उन्हीं से काम कराना, वो नहीं कर रहा तो मेरे पास कौन सा अधिकार है कि मैं 2-4 को हटा सकता हूँ, डिसमिस कर सकता, सस्पेंड कर सकता हूँ, डिसमिस भी नहीं कर सकता। तो हमारे पास है क्या, तो इलेक्शन कमीशन इन्फोर्स नहीं करता। देखिए, इसमें जो सबसे बेहतर सजेशन ये होगा, वो बेहतर स्टैंड ये होगा, ये बहुत बार से ये डिमांड भी हो रही है, और कॉन्स्टिट्यूशनल लोगों का, संविधान के जो जानकार है उन लोगों का मांग हो रही है कि जब भी इलेक्शंस हो राज्यों के, केंद्र में तो नहीं संभव है, लेकिन राज्यों के इलेक्शन हो अभी इसी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक व्यवस्था में, तो उनको प्रेसिडेंट रूल के अंदर करना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिए और उसके बाद इलेक्शन कराइए, ताकि पॉलिटिकल पार्टी अपना चुनाव प्रचार करे और सब बराबरी के, सबका, इससे क्या होगा कि राष्ट्रपति शासन रहेगा तो लेवल प्लेइंग होगी, सब पार्टी बराबर के प्ले करेंगे। और उसमें तो बराबर के प्ले करने का मतलब है, अभी यहाँ जैसे आपने कहा कि योगी सरकार में है तो ये तो अपना इनको कोई नहीं रोकेगा, बाकी पार्टियों को सब रोक देंगे अगर कोई आप रैली वैली पर रोक लगाए। तो लेवल प्लेइंग के लिए तो अब उत्तर प्रदेश का चुनाव तो मई में होने वाला है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं। जो छोटे छोटे राज्य है वो छोटे छोटे राज्य, उनका जब टर्म खत्म हो जाएगा तो हाँ प्रेसिडेंट रूल लागू कर दी, 2 महीना प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा, उसके बाद साथ ही मई में चुनाव कराइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका ये है कि मई में चुनाव कराइए, और इन छोटे छोटे राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लगाने में कोई दिक्कत है नहीं किसी को। 2 महीना अगर मुख्यमंत्री नहीं रह जाएंगे, मंत्री नहीं रहेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। और एक जो आइडियल स्टेट है कि बहुत दिन से मांग हो रही है कि लेवल प्लेइंग स्टेट, अगर सारे लोग बराबर हक से चुनाव होंगे तो निष्पक्ष ढंग से चुनाव होंगे, तो ये बेहतर तरीका है और इसको मानना चाहिए। ये जान है जहान है, बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे लिए, जनता के लिए जो आपका चुनाव नहीं महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता को भरोसा है ये सरकार में आएंगे तो वो भी करेंगे, वो सरकार आएंगे, क्या फर्क पड़ता है, ये जाए वो आवे, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनकी जनता के लिए जिंदगी का बहुत फर्क, अगर एक परिवार में एक आदमी मर जाता है तो जान है जहान। बिल्कुल सही बात है। किसी भाषण में उन्होंने कहा भी था कि जहान है जहान, उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी यही यूज किया, वही जान है जहान इस्तेमाल करे और लोगों को मई में चुनाव करें, वहां राष्ट्रीय शासन बेहतर होगा। बिल्कुल, जो आपका सुझाव है कि गोविंद जी, मुझे एक बात ये कहना है कि बहुत ही सरकार के जो तौर तरीके हैं बड़े कंट्राडिक्टरी हैं। एक तरफ गाइडलाइंस का इम्प्लीमेंटेशन और ये ना हो, वो ना निकले और ये करे, ठीक है, लेकिन खुद भी मानना चाहिए उन चीजों को। जैसा आपने कहा कि वो बांटे जा रहे हैं लैपटॉप, तो आप करके दिखाइए ना। आप जनता जनार्दन को आप खुद ही वायलेशन कर रहे हैं जो अपने नॉर्म्स हैं या गाइडलाइंस जो हैं, तो कंट्राडिक्शन बहुत है बातों में।
बिल्कुल सही बात है, लेकिन वीएस पांडे जी, जो बात यहाँ पर आई थी कि जो सीपी पांडे जी ने कहा था कि अगर जो लेवल प्ले फील्ड की बात है और अगर व्यवस्था ऐसी हो कि सारे विधान जितने भी जिन राज्यों में चुनाव है सब में राष्ट्रपति शासन लागू करा दिया जाए, उसमें उसके तहत फिर 1-2 महीने जो भी परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से चुनाव कराए जाए। क्योंकि जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसकी धारा 52, 57 और 153 इसके तहत चुनाव आयोग के पास भी अधिकार है कि वो चुनावों को टाल सकता है। और उसमें एक इस तरह की कोरोना जैसी आपदा का जिक्र तो नहीं है, लेकिन प्राकृतिक आपदा एक टर्म है, उसके तहत भी चुनाव टाले जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इस तरह का कोई तरीका अपनाया जाना चाहिए लोगों की जान की, ताकि हिफाजत भी हो सके और राज्यों में सरकारें भी चुनी हुई आ सकें? गोविंद जी, इसका बहुत सिंपल सा हल है, जैसा कि पांडे जी ने भी कहा, जैसा मैंने पहले भी कहा कि देखिए प्रश्न सिर्फ इन 4 छोटे-छोटे राज्यों में, उत्तर प्रदेश की कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि उसका तो संवैधानिक रूप से 14 मई से पहले करना है, उसके लिए बहुत समय। इन चारों राज्यों में इनका समय समाप्त होने पर सरकारों वहां राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। 2 महीने की बात है, ये मिडिल में खत्म हो रही है, अप्रैल मई में सब हो जाएंगे, 14 मई से पहले उत्तर प्रदेश का भी हो जाएगा। 2 महीने लगाइए, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। देखिए, आपको हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि इस प्राकृतिक आपदा के चलते ये देश पूरा 6 महीने बंद रहा है। इलेक्शन बंद होना कौन सी बात है, जब देश ही पूरा बंद हो गया, लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा, लोग घर से निकल नहीं पाए और क्या क्या नहीं हुआ। और अप्रैल मई के बीच में जिस प्रकार से सत्यानाश हुआ, लोगों की जानें गई, उसके सामने ये छोटे छोटे राज्यों के छोटे छोटे चुनाव की कोई हैसियत है? इसलिए ये बहुत क्लियर हम लोग को समझना चाहिए और राज्य देश की सरकार को समझना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को कि इन चुनावों को निश्चित रूप से, जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जनवरी फरवरी में इसके पीक पर आने की संभावना है, इसको हटाकर अप्रैल मई में चुनाव कराएं, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। सिर्फ 4 राज्यों में आपको राष्ट्रपति शासन 1-1.5-2 महीने के लिए लगाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की कोई दिक्कत है नहीं। बिल्कुल। फिर बात वही सामने आती है कि लोगों की जान की चिंता ज्यादा जरूरी है, लोगों की जान की परवाह करना ज्यादा जरूरी है। और जो संविधान का भी हमारा जो वो है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए, ये कहीं अगर उसमें जनता है तो वो जनता देश के लोग हैं, उत्तर प्रदेश या पंजाब या उत्तराखंड या गोवा या इन राज्यों के लोग हैं। तो कम से कम इसको प्रमुखता में ध्यान रखते हुए कोई फैसला होना चाहिए। ब्रजेश जी, आप क्योंकि ग्रामीण इलाकों में भी घूम रहे हैं, आप कस्बाई इलाकों में, अलग अलग उत्तर प्रदेश के शहरों में आप घूम रहे हैं, आपको क्या लगता है अभी जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जो इलाज की व्यवस्था कोरोना हमने पिछले दौर में देखी थी, क्या तैयारियां आपको दिखाई देती हैं और क्या लोगों में फिर से किसी तरह की आशंका आपको दिखाई देती? देखिए गोविंद जी, गांव में तो कोई शंका का कोई महत्व नहीं है। वो जब था तब वो आशंकित नहीं थे, तब वो जुटला देते थे कि साहब कोरोना नहीं कुछ दूसरा था। तो गांव की स्थितियां अलग हैं, लेकिन सतर्कता ऊपर से होनी चाहिए, सरकार द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि रोग है, महामारी है, उस पर तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए। है क्या, बिल्कुल, ये जो सभी लोग कह रहे हैं जो इस वो है, वास्तव में चुनाव शुरू हो जाने चाहिए मार्च के अंतिम सप्ताह में, और उसको आप अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक मतदान करा लीजिए, उसके बाद मतगणना हो जाएगी। क्या जरूरी है? और तब तक सब कुछ समझ में भी आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि महामारी का क्या रूप है, क्या नहीं रूप है। जो बड़ी आ रहे हैं, वैसे तो भविष्यवाणी तो अब तो अगस्त और सितंबर के लिए आपने सुना होगा कि साहब फिर पीक में आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाली कृपा रही, ऐसा नहीं हुआ। अब आगे के लिए कहा जा रहा फरवरी में होगा, तो इसलिए निगाह रखी जानी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के साथ यदि अप्रैल में चुनाव हो जाएं, अप्रैल के 30 अप्रैल तक यदि मतदान हो जाएगा, और यदि 7 चरणों में भी उत्तर प्रदेश में हो, तब भी अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1.25 महीना। आप उसको जोड़ लीजिए, हर बार यही होता है, 1 महीने 10 दिन, 1 महीने 15 दिन अधिकतम, अब मतगणना हो जाती है।
यदि अगर अब मई के प्रथम सप्ताह में भी मतगणना हो जाएगी तो 15 मई तक सरकार का गठन हो जाएगा, ये हो सकता है। लेकिन देखना बिल्कुल। होगा क्या होता है, क्या नहीं होता है, और अन्य राज्यों पर क्या प्रतिक्रिया होती है और चुनाव आयोग इसमें क्या कदम उठाता है, क्योंकि संसद की बैठक बुलानी पड़ेगी, उस पे उसको पारित भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। जो अगर राष्ट्रपति शासन के पास है वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन चुनाव आयोग के पास भी तरीके हैं जिसमें वो इन चुनावों को कुछ समय के लिए टाल सकता है अलग अलग राज्यों की परिस्थितियों के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में इस बात को सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि कोई अगर ओमिक्रॉन या कोरोना की अगली वेव का कोई खतरा, उसकी कोई आशंका है, तो उसके अनुकूल तैयारियां पूरी हमारी हों। चुनाव की तैयारियों को फिलहाल टाला जा सकता है, लेकिन लोगों की जान बचाने की तैयारियां पहली जरूरत है और उस पर सबको ध्यान देने की जरूरत है। उसमें तमाम राजनीतिक दल भी शामिल हैं, सत्तारूढ़ दल भी शामिल हैं। जल्दी सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव की आतुरता मुझे लगता है लोगों की जान से ज्यादा जरूरी नहीं है और इसी बात को ध्यान रखा जाना चाहिए। हम इसी के साथ आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हम अपने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हैं और अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको निमंत्रित करते हैं कि वो हमको अपनी टिप्पणियों से, अपने सुझावों से हमको अवगत कराते रहें, ताकि द फ्री प्रेस के जरिए जिस मुहिम को हम चला रहे हैं वो मुहिम स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का जो प्रयास हम कर रहे हैं वो सफल हो, वो अपने मुकाम तक पहुंचे। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।